स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट का बायोटेक्नोलॉजी जो पेपर है उस पेपर का एक टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या जिसको अपन डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। अब अगर हम इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कुछ विशेष ज्ञान भी होना चाहिए। तो इस टॉपिक में हम उन छोटी छोटी चीज़ों को भी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि ये टॉपिक हमें डिटेल में समझ में आ सके। पहले तो हम इस टॉपिक का नाम है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसको अपन फिंगरप्रिंटिंग क्यों कह रहे हैं। एक्चुअल में ये डीएनए प्रोफाइलिंग है। डीएनए प्रोफाइलिंग का मतलब जहाँ हम डीएनए की एक प्रोफाइल बना रहे हैं, यानी कि जब अपन ने डीएनए की खोज की उसके बाद में डीएनए की स्ट्रक्चर का पता चला, देन 1980s के समय अपन देखते हैं कि डीएनए को सीक्वेंस करना प्रारंभ किया। डीएनए की स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर पता चली सीक्वेंसिंग के बाद में, इसको अपन बोलते हैं डीएनए का प्रोफाइल बनाना। और यहाँ हम एक अलग मेथड की बात कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यहाँ फिंगरप्रिंटिंग से क्या मतलब समझते हैं। एक्चुअली जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो कन्वेंशनल मेथड था उसमें जो पुलिस विभाग है या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता था कि वहाँ निशान ढूंढता था, अंगुलियों के निशान। क्योंकि एक वेल नोन फैक्ट है कि दुनिया में किसी दो इंसानों की अंगुलियों के निशान एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन समय के साथ साथ में अपराधी भी चालाक होते गए, उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ना भी कम कर दिया। देन अपन देखते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, वैसे के वैसे जब डीएनए के बारे में पता चला, डीएनए की प्रोफाइलिंग के बारे में हमें पता चला, तब हमें पता चला कि डीएनए जो है वो डीएनए नॉर्मली लोगों के अंदर 99.9% डीएनए हर ह्यूमन के अंदर सेम है। लेकिन जो 0.1% डीएनए है वो इतना इनफ है जिससे हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पहचान कर सके एक्यूरेटली, यानी कि फिंगरप्रिंट के बिना एक्यूरेटली हम उसको कर सकते हैं उसकी पहचान। इसीलिए 1980s के अंदर नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल केस था, 2 मर्डर का केस था, जिसमें सबसे पहले डीएनए को एविडेंस के रूप में लिया गया। आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे इस बैकग्राउंड वाले सेक्शन के अंदर कि कैसे इस डीएनए को क्रिमिनल साइंस या फॉरेंसिक साइंस जो है उसके अंदर एविडेंस के रूप में लिया गया। और चूंकि जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं वैसे वैसे हर इंडिविजुअल का डीएनए भी यूनिक होता है। और इसी कारण से हम डीएनए प्रोफाइलिंग के द्वारा किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पहचान कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम दिया गया। अदरवाइज ये है क्या, अपने आप में डीएनए की प्रोफाइलिंग है, यानी डीएनए की प्रोफाइल बनाना। अब ये प्रोफाइल अपन किसी इंडिविजुअल की बना सकते हैं, किसी स्पीसीज विशेष की बना सकते हैं, जिससे हमें सैकड़ों इंडिविजुअल्स के अंदर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज का कोई इंडिविजुअल है उसको ढूंढने में आसानी होती है। तो अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले कि ये डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ से आई। अब अगर हम ये प्रोफाइलिंग किसी इंडिविजुअल के लिए करें तब तो ये कहलाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। और अगर हम ये किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए करें रादर देन एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल के बजाय अगर हम स्पीसीज के लिए बात करें तो ये क्या कहलाएगा, डीएनए बार कोडिंग कहलाएगा। बोले आज अपन किसके बारे में कर रहे हैं, केवल इंडिविजुअल पहचान के लिए या किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलेंगे। नाउ ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की कि इसका बैकग्राउंड कहाँ से आया या इसका कंसेप्ट कैसे आया। तो देखते हैं कि एक साइंटिस्ट है एलेक्स जेफरी जो थे वो सबसे पहले जिन्होंने डीएनए प्रोफाइल को बनाया या जिसने डीएनए प्रोफाइलिंग का कंसेप्ट दिया, एलेक्स जेफरी ने 1980 के अंदर, ठीक है ना। एंड 1984 के अंदर ही अपन देखते हैं कि
दो अलग साइंटिस्ट, दो और साइंटिस्ट, नाम है उनका पीटर गिल एंड डेव वेरेट, इन दोनों के साथ में मिलकर ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग था इसको सबसे पहले उन्होंने एक क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए, और ये क्रिमिनल केस कहाँ हुआ था, नारबॉर्ग लिंचेस्टर साइन 1983 और 1986, दो लेडीज़ थी जिनका रेप और मर्डर हुआ था, लेकिन वहाँ उनको और कोई एविडेंस नहीं मिला, बस बायोलॉजिकल एविडेंस मिला, यानी कि जो ब्लड सैंपल थे उन सैंपल से। और उस समय जो डिटेक्टिव थे डेविड बेकर, उन्होंने और इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर सबसे पहले डीएनए प्रोफाइलिंग के आधार पर उस कस्बे के लगभग 5000 लोगों का डीएनए सैंपल जो था वो कलेक्ट किया और एलेक्स जेफरी था उनको उनकी लैब को भेजा, और वहाँ पर उन सब 5000 लोगों का सैंपल और जो विक्टिम और वहाँ जो मर्डर केस के अंदर जो सैंपल था उनसे मैचिंग की गई। तब पता चला कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने नौकर को खड़ा कर दिया वहाँ पर खुद का सैंपल देने के बजाय, और तब उसको पकड़ा गया और उसका जब सैंपल मैच किया गया, उसका जब डीएनए प्रोफाइलिंग निकाली गई तो वो मर्डर स्पॉट पर मिले हुए ब्लड सैंपल से मैच कर गया। तो ये पहला एक ऐसा फॉरेंसिक साइंस के अंदर यूज़ था किसका, डीएनए प्रोफाइलिंग का, और उसके बाद में ही ये एक ज़बरदस्त टूल बन गया फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनल साइंस के अंदर सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए। इसीलिए इसका नाम भी क्या दिया गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे फिंगरप्रिंट से अपराधियों को पकड़ते हैं, वैसे कि वैसे डीएनए प्रोफाइल के द्वारा अपराधियों को पकड़ सकते हैं। या किसी इनिशियली ये किसके लिए बना था, सबसे पहले क्रिमिनल साइंस या फॉरेंसिक साइंस था, उसमें उपयोग किया गया। आज की तारीख में हम देखते हैं कि स्पीसीज विशेष के किसी इंडिविजुअल को पहचानने में भी हम डीएनए प्रोफाइल को काम में लेते हैं। जैसे माइक्रोबियल कॉलोनी है, उन माइक्रोबियल कॉलोनी में बैक्टीरिया की पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर स्ट्रेन को पहचानने के लिए भी आज हम डीएनए प्रोफाइलिंग काम में लेते हैं ना। ये तो था कौन सा बैकग्राउंड। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो जेनेटिसिस्ट साइंटिस्ट है डॉक्टर लालजी सिंह, उन्होंने सबसे पहले इसको एक लैब स्थापित की और उसका नाम रखा CDFD। क्या नाम रखा उसका, CDFD, सेंटर फॉर, इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। ये जो लैब है वो इंडिया की पहली लैब थी जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग का काम किया जाने लगा। इसीलिए हम डॉक्टर लालजी सिंह को फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, पहले तो हम इसका मोटा मोटा कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलेंगे। एक्चुअल में जो एलेक्स जेफरी ने सबसे पहले उस वक्त जो प्रोफाइलिंग की थी, वो प्रोफाइलिंग का जो प्रिंसिपल था, आधार था, वो आधार था सदर्न ब्लॉटिंग। और हम इससे पहले के एक टॉपिक में जब अपन ने टूल्स एंड टेक्निक के बारे में पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, उसमें हमने सदर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक है उसके बारे में बताया था, डिटेल से बताया था कि सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ इसका एक रफ खाका है, अपन उसमें देखते हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में अपन क्या करते हैं, डीएनए जो सैंपल है उस डीएनए सैंपल को पहले हम, जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं डीएनए सैंपल कोई भी हो सकता है। अगर अपन सैंपल की बात करें, नॉर्मली बक्कल कैविटी से जो हमारी लार का सैंपल है वो सैंपल हम एज ए सैंपल के रूप में, डीएनए सैंपल के रूप में ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बॉडी का कोई भी लाइव टिश्यू या ब्लड या सीमेन या वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो सैंपल के रूप में काम में ली जा सकती है, जिससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन सैंपल से हम विभिन्न मेथड के द्वारा, अभी अपन बात करेंगे कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्ट कर उसको फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पाचित करते हैं ताकि हमें अलग अलग साइज के डीएनए मिल जाए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये भी हम पिछले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं आपको, तो आप पिछले जो टॉपिक अपलोडेड है टूल्स एंड टेक्निक वाला, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा हम इनके अलग अलग साइज के टुकड़े प्राप्त करते हैं डीएनए के, फिर
पीसीआर मशीन के द्वारा। इसका भी अपन ने इंट्रोडक्शन दिया था, इसका एक सेपरेट टॉपिक लेंगे अपन डिटेल के अंदर। तो पीसीआर मशीन के द्वारा इन डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं टुकड़ों को, देन इन टुकड़ों को जेल के ऊपर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करते हैं, रन कर कर अलग अलग बैंड प्राप्त करते हैं। ये सभी चीज़ें हम बेसिक कंसेप्ट समझा चुके हैं अपने टूल्स एंड टेक्निक वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। देन इन डीएनए बैंड को हम नाइट्रोसेलुलोज की या नायलॉन झिल्ली के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको बेक करते हैं ताकि डीएनए के जो बैंड है वो इसके ऊपर क्या हो जाए, निश्चलित हो जाए, इमूवेबल हो जाए, अटैच हो जाए, स्टिक हो जाए इनके ऊपर। तो इसी प्रोसेस के अंदर ये जो प्रोसेस है, यानी कि ऊपर की तरफ अपन फिल्टर पेपर रखते हैं, बीच में नायलॉन की झिल्ली और उसके नीचे की तरफ एगार, और जब बफर जो है वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ चढ़ता है, ब्लॉटिंग होती है किसके द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा। तो ये डीएनए के बैंड जो है वो ट्रांसफ़र किसके ऊपर हो जाते हैं, नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर। इसके ऊपर क्या है, नायलॉन झिल्ली के ऊपर फिल्टर पेपर। जब फिल्टर पेपर चूसता है, नीचे से बफर को चूसता है, तो उसके साथ साथ में कैपिलरी एक्शन से ये डीएनए के बैंड जो है वो जेल से होते हुए किस में चले जाते हैं, नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली के ऊपर चले जाते हैं। अब इस झिल्ली को अपन क्या करते हैं, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करते हैं, जिससे ये डीएनए इसके ऊपर चिपक जाए, स्टिक हो जाए। देन उसके बाद में हम इसका एल्कली ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड की बजाय क्या हो जाए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए। अब इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर हम सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स जो है, प्राइमर भी अपन ने पता किया था, प्राइमर क्या होते हैं, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, छोटे या कुछ बेस पेयर लंबे डीएनए के टुकड़े जिनको हम कृत्रिम रूप से संश्लेषित करते हैं और जिनको हम रेडियो लेबल्ड आइसोटोप जो होते हैं, जैसे P35 फॉस्फोरस 35 जो है, P35 से हम इसको क्या करते हैं, लेबल्ड करते हैं। और लेबल करने के बाद में जब इन प्राइमर्स की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, तो प्राइमर उन जगहों पर जाकर ही जुड़ेगा जहाँ जिन बैंड के अंदर उनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे। मान लो प्राइमर अपन ने हाइब्रिडाइज कराया और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन 3 जगहों पर ही एनीलिंग की, ठीक है ना, क्योंकि इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ पर थे, यहीं पर मौजूद थे। देन हम रिंसिंग कर दें, रिंसिंग मतलब इनको धोना, ताकि अतिरिक्त प्राइमर जो है, जो हाइब्रिडाइज नहीं हुए हैं, वो इसमें से निकल जाए। अब इस प्लेट को क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म के ऊपर एक्सपोज करते हैं। चूँकि प्राइमर के साथ में क्या मौजूद था, रेडियो लेबल्ड आइसोटोप मौजूद था, तो उससे रेडियोधर्मी किरणें निकलती है, जिसकी वजह से एक्सरे फिल्म के ऊपर बैंड हमें प्राप्त हो जाते हैं। और हमें बैंड की पोजीशन पता चल जाती है कि जेल के अंदर एक्चुअल रूप से कौन कौन से वो बैंड है जिसमें अपना डिजायर सैंपल है या अपनी पर्टिकुलर जीन है या नहीं, जिसके लिए वो प्राइमर अपन ने डिज़ाइन किया था। तो ये एक मोटा मोटा कंसेप्ट है किसका, डीएनए प्रोफाइलिंग का, ठीक है ना। अब यहाँ अगर अपन देखते हैं कि जो जेल है, उस जेल के अंदर हम एक साथ 10 सैंपल लगा सकते हैं। आजकल इससे भी बड़े सैंपल वाले एक साथ जेल आते हैं, तो एक साथ 10 सैंपल अपन 10 या 15 से सैंपल लगाकर हम क्या करते हैं, एक तरफ रेफरेंस सैंपल जो नोन साइज का रेफरेंस सैंपल है वो लगाते हैं, और विक्टिम का जो जिसके साथ हादसा हुआ है उसके साथ में, या जिसकी पहचान करनी है उसका, और सस्पेक्टेड जिसके भी है, उन सब के अलग अलग लेन, इनको लेन बोलते हैं, लेन 1, लेन 2, लेन 3, इस तरह से हम इनको करते हैं और उनकी पहचान करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो फ्रेगमेंट जो सैंपल था वो सैंपल विक्टिम का है या मर्डरर का है या किसी और सस्पेक्ट का है, उससे हमें पता चल जाता है। यानी कि उसकी डीएनए प्रोफाइल से हम उसको पकड़ सकते हैं या उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था एक मोटा मोटा कंसेप्ट कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे काम करता है। अब अपन इसको डिटेल में लेते हैं। चूँकि अपन इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, बैकग्राउंड में मैंने बताया कि एलेक्स जेफरी जो है उन्होंने इसको डीएनए प्रोफाइलिंग को सबसे पहले डेवलप किया, और उसके बाद में इन्होंने और 2 साइंटिस्ट और ने मिलकर सबसे पहला फॉरेंसिक साइंस का एक रेप और मर्डर का केस सुलझाया, किसके द्वारा, डीएनए प्रोफाइलिंग के द्वारा। इंडिया के अंदर जो है उसका जो सेंटर बनाया वो किन्होंने बनाया, डॉक्टर लालजी सिंह ने, और इनको ही हम फादर ऑफ इंडियन फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं।
देन सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये CDFD जो सेंटर बनाया ये डॉक्टर लालजी सिंह ने बनाया। अब अपन बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में लेने का। तो प्रोफाइलिंग प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन सैंपल की। अभी मैंने बताया कि सैंपल जो है वो सैंपल कोई भी लाइव टिश्यू हो सकता है जिसमें डीएनए मौजूद हो। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, बक्कल कैविटी जो है उसमें से लार को लेते हैं, लेकिन इसके अलावा ब्लड, सलाइवा, सीमन, वेजाइनल लुब्रिकेशन और कोई भी टिश्यू, चाहे वो बोन का हो सकता है, मसल्स हो सकती है, मांस का टुकड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इवन दैट हेयर या नाखून जो है वो भी आपका स्पेसिफिक डीएनए है। तो ये भी किस काम में आ सकते हैं, ये भी काम आ सकते हैं अपने एज ए सैंपल के रूप में काम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं कि जो स्टोर्ड सैंपल है, जैसे विकसित देशों में आजकल अपन देखते हैं कि लोग अपने स्पर्म्स जो हैं या एग जो है वो भी जो जीन बैंक है या स्पर्म बैंक जो है उन स्पर्म बैंक में सुरक्षित रखते हैं भविष्य के लिए, या अपना बोन मेरो जो बच्चे का बोन मेरो जो है वो बच्चे का बोन मेरो भविष्य के लिए उसको सुरक्षित रखते हैं ताकि भविष्य में वो बोन मेरो उसके काम में आ सकें। तो ये स्टोर्ड सैंपल है, ये स्टोर्ड सैंपल भी हम कभी भविष्य में अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है, किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो उसकी पहचान करने के लिए काम में ले सकते हैं। अगर मान लो हमें जो डेटा मिला है या जो सैंपल मिला है बॉडी से, वो सैंपल बहुत बुरी स्थिति में है, उसको एनालाइज करना संभव नहीं हो पाता है, या हम उसकी खुद की पहचान के लिए कि ये वही व्यक्ति है, हम उसका स्टोर्ड सैंपल लेकर उसकी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो कोई भी सैंपल हो सकता है, इनमें से कोई भी एक सैंपल हो सकता है जिसको हम एज ए सैंपल काम में ले सकते हैं, जिससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन दूसरा क्या चीज़ है, डीएनए एक्सट्रैक्शन करना, यानी डीएनए को निकालना। अब जो सैंपल अपने पास में है, मान लो इसमें सेल्स होंगी, जो भी सैंपल होगा उसमें सेल्स होगी, और सेल का मतलब क्या है, उसमें सेल मेम्ब्रेन है, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इन सब सेल ऑर्गेनेल के अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए से मौजूद होता है। तो उस सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस में से उस डीएनए को निकालना क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन कहलाता है। अब इसके लिए एक कॉमन प्रोसेस तो सबसे पहले, चाहे कोई भी मेथड काम में ले, उसमें एक कॉमन प्रोसेस तो है क्या कि बाकी की जो डेब्रीज है जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, अगर प्लांट की बात करें तो, क्योंकि अपन डीएनए प्रोफाइलिंग की बात करें तो प्लांट पे भी यूज में लेते हैं आजकल हम, तो उसके अंदर सेल वॉल है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनेल्स जो हैं, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, उनको डेब्रीज बोलते हैं। तो पहले सेल को पाचित करना है एंजाइम से ताकि सेल रप्चर हो। उसके अलावा जितने भी डेब्रीज हैं उन सबको सेंट्रीफ्यूज से दूर करना और केवल डीएनए सैंपल को उसमें से रखना। अब डीएनए सैंपल्स को प्योर कैसे करते हैं या इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं उन डेब्रीज के अंदर में से, तो पहला मेथड है जैसे ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन। ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन में अपन देखते हैं कि फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को काम में लेते हैं, और फिनॉल क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर है इसके अंदर अपन छोटी सी ट्यूब के सेंट्रीफ्यूज होती है, सेंट्रीफ्यूज के अंदर छोटी छोटी ट्यूबें होती हैं, उनको एपेंड्रिफ ट्यूब्स बोलते हैं। उन एपेंड्रिफ ट्यूब्स के अंदर ये फिनॉल क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर लेकर और साथ में थोड़ा पानी, डबल डिस्टिल्ड वाटर, ऑटोक्लेव्ड पानी, उसको मिक्सर करके जो ये सेल्स हैं और दूसरे एंजाइम्स के साथ में जब अपन इसको डालते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो चूंकि फिनॉल और क्लोरोफॉर्म जो है वो पानी से भारी होता है, तो ये दो लेयर बना देता है, ऊपर पानी की हल्की लेयर और इनके नीचे ऑर्गेनिक लेयर। तो ऑर्गेनिक लेयर के अंदर अपन देखते हैं कि जैसे सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, तो जो लिपिड पार्ट है वो ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है। तो कुछ डेब्रीज जो है उसके अंदर नीचे की तरफ चली जाती है, और जो ऊपर की तरफ सुपरनेटेंट होता है पानी जो है, उस पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है, जिसको अपन पाइपेट आउट, पिपेट के द्वारा, आजकल माइक्रो पिपेट आती है, कभी देखना है इंटरनेट पर, जिसको अपन को मुंह से नहीं खींचना पड़ता, ऑटोमेटेड पिपेट होती है। उन पिपेट की सहायता से ऊपर का जो एलिक्वेंट है या सुपरनेटेंट है, जैसे ये एपेंड्रिफ ट्यूब्स है,
इस एपेंडियो ट्यूब में जो लेयर बनी दो, तो ऊपर की जो लेयर है उस लेयर के अंदर डीएनए रहता है, इसको अपन पिपेट आउट कर लेते हैं। ऑटोमेटेड पिपेट्स होती हैं तो उनको पिपेट आउट अपन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तो हुआ कौन सा, ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड। देन दूसरा है सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन मेथड। अब सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, इसके अंदर दो फेज होती है, एक लिक्विड फेज और एक सॉलिड फेज। यानी कि कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो सॉलिड की तरह काम करते हैं और कुछ लिक्विड की तरह काम करते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि जो सॉलिड फेज है उसको अपन स्टेशनरी फेज बोलते हैं और जो लिक्विड फेज है उसको अपन मूविंग फेज बोलते हैं। अब अपन ने इसको किस तरीके से मैनेज किया है, जिसमें अपन देखते हैं कि या तो डीएनए सॉलिड फेज के ऊपर अटैच होगा या डीएनए जो है लिक्विड स्टेज के अंदर जो है उसके मूवेबल स्टेज के अंदर रहेगा। तो दोनों ही स्टेज पे अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर मूवेबल स्टेज के अंदर है तो जब अपन सुपरनेटेंट निकालेंगे तो वो लिक्विड फेज में रहेगा, और अगर वो सॉलिड फेज से अटैच हुआ है तो जो सुपरनेटेंट निकालेंगे ऊपर की तरफ का जो सुपरनेटेंट है उसमें डेब्रीज होंगी। तो ये एक अलग मेथड है, कौन सा, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन मेथड। इस मेथड के द्वारा भी हम डीएनए को प्योर रूप से अलग कर सकते हैं या प्योर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तीसरा जो एक्सट्रैक्शन है वो है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत कहाँ पड़ी, जैसे अपन देखते हैं जो रेप केसेज हैं, रेप केसेज के अंदर जो विक्टिम है जिसके साथ घटना घटी है वो, और जो एक्यूज्ड है जिसने ये घटना करी है, जो अपराधी है और जिसने ये घटना करी है, रेप की घटना करी है, तो अपन देखते हैं कि दोनों के जो रेप के अपराधी की तो सीमन और वेजाइनल फ्लूइड जो है जो विक्टिम है उन दोनों का डीएनए मिक्सिंग हुआ होता है। अब उस मिक्सिंग डीएनए में से अपन देखते हैं कि कौन सा अपराधी का है और कौन सा विक्टिम का है, कैसे अपन करेंगे। तो ये काम आता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के रूप में काम में आता है। क्यों, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो मेल है उसके जो स्पर्म्स हैं उन स्पर्म्स के अंदर जो डीएनए है वो पैकेज जो होता है, डीएनए पैकेजिंग का अलग सब्जेक्ट है। अपन डीएनए कैसे पैकेज होकर क्रोमोसोम के रूप में बनता है, ठीक है ना, उसको डीएनए पैकेजिंग बोलते हैं। तो जो पैकेजिंग है स्पर्म्स के डीएनए की वो कैसे होती है, प्रोटामिन्स के द्वारा, जबकि नॉर्मल रूप के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। तो ये जो डीएनए एक्सट्रैक्शन है, इस एक्सट्रैक्शन में अपन देखते हैं कि जो प्रोटामिन्स के द्वारा बना हुआ डीएनए है उसको तो प्रेसिपिटेटेड कर देते हैं, यानी कि अवक्षेपित कर देते हैं, और बाकी जो डीएनए नॉर्मल डीएनए वो किस में आ जाता है, लिक्विड फेज के अंदर आ जाता है। तो ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड जहाँ दो सैंपल मिक्स हो गए हैं, क्योंकि ये सैंपल कहाँ से लेंगे, रेप केस के अंदर वेजाइना से सैंपल लेते हैं, तो उस सैंपल के अंदर विक्टिम का भी और अपराधी का भी दोनों का सैंपल क्या होगा, मिक्स सैंपल होगा। तो वहाँ पर अपन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड को काम में लेते हैं डीएनए को प्योर रूप में अलग करने के लिए। अब इन तीनों ही तरीके से चाहे किसी भी मेथड से काम में ले, हमारे पास में डीएनए जो है, दूसरा स्टेप जो है, पहला स्टेप तो था सैंपल, दूसरा स्टेप क्या था, एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब अपन तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप है जो डीएनए की प्रोफाइलिंग करना, एनालिसिस करना, कि हम कौन कौन से मेथड के द्वारा डीएनए का एनालिसिस कर सकते हैं, डीएनए की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला था, जिसको ओरिजिनली ये जो अपन ने अभी कंसेप्ट समझा था, ये कंसेप्ट किसने दिया था, एलेक्स जेफरी ने, वो सबसे पहले इन्होंने ही यूज किया था इसी मेथड को, RFLP को, और इसका पूरा नाम है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। हिंदी में इसको अपन बोलेंगे प्रतिबंधित फ्रैगमेंट, टुकड़े जो है, और लंबाई बहुरूपता, प्रतिबंधित टुकड़े, लंबाई बहुरूपता। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड देख लेना आप, बुक्स में आपको मिल जाएगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो अपन इसका मतलब समझते हैं, देन अपन इस मेथड को समझेंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। उसके लिए हमें पहले डीएनए के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट हमें आना चाहिए कि एक्चुअल में डीएनए जो है वो किसका बना है, बेसेज का।
नाइट्रोजनी बेस जो है उनका बना है। और ये जो बेस हैं ये बेस एक निश्चित क्रम में जमे हुए रहते हैं पूरे डीएनए के ऊपर। डीएनए अपने आप में क्या है, मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है पैकेज्ड होकर, ठीक है ना। तो इस पूरे डीएनए के ऊपर अपन देखते हैं कि कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, लगातार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। और ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है ये साइज के अकॉर्डिंग, जैसे अगर अपन देखें कि शॉर्ट टेंडम रिपीट, अच्छा पहले तो बात तो रिपीटेड सीक्वेंस, रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब क्या है, फिर अपन इनकी बात करेंगे क्या होते हैं। तो रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब हो गया, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको रिपीटेड सीक्वेंस का, ATTG। अब यहाँ देखें अपन कि ये ATTG, ये तीन अपने पास में ऐसे रिपीटेड सीक्वेंस है जो एक जैसे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो कुछ बेस पेयर से लेकर, जैसे अगर अपन बात करें ये रिपीटेड सीक्वेंस जो अगर 1 से लेकर 6 बेस पेयर तक के हैं, जिनकी कॉपी कितनी हो सकती है, 5 से 50 कॉपी हो सकती है, नंबर हो सकते हैं इनके रिपीटेड सीक्वेंस का। तो ये तो कहलाएंगे कौन से, माइक्रो सैटेलाइट, या जिसको अपन शॉर्ट टेंडम रिपीट, जो रिपीट है उनको तो अपन क्या बोलते हैं, टेंडम रिपीट। और साइज के अकॉर्डिंग कितने, अगर 1 to 6 बेस पेयर है और 5 to 50 टाइम है, तो ऐसी रिपीट सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे, शॉर्ट टेंडम रिपीट, जिनको नॉर्मली अपन माइक्रो सैटेलाइट भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर ये रिपीट साइज में बड़े हैं, साइज में कैसे बड़े, अगर ये रिपीट 10 से लेकर 60 बेस पेयर तक लंबे हैं, 60 बेस पेयर तक लंबे हैं, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, मिनी सैटेलाइट बोले। इनकी भी कॉपी नंबर 5 से 50 तक कॉपी नंबर हो सकते हैं। रिपीट टाइम जो है, कितने टाइम ये रिपीट हो रहे हैं, तो 5 to 50 टाइम तक ये रिपीट हो सकते हैं। और 10 से लेकर 60 बेस पेयर तक की इनकी साइज हो सकती है। तो चूंकि ये इनसे बड़े साइज के हैं, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। और इनके कम से कम 1000 लोकेशन ह्यूमन जीनोम में अब तक देखे गए हैं। मिनी सैटेलाइट के 1000 लोकेशन इनकी ट्रेस की जा चुकी है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से, यानी कि माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट को संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। फिर से देखना, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। हालांकि मिसकन्फ्यूजन से कई बार मिनी सैटेलाइट को VNTR और माइक्रो सैटेलाइट को STR बोला जाता है, लेकिन दोनों ही अपने आप में क्या है, VNTR है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। अब ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट क्या है, देखो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट का मतलब हो क्या कि ये जो रिपीट्स हैं, रिपीट्स का मतलब बार बार ऐसे क्रम या ऐसे सीक्वेंस जो लगातार चल रहे हैं, बार बार चल रहे हैं, ठीक है ना। और ये स्पेसिफिक होते हैं, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एलिल्स होते हैं वो एलिल स्पेसिफिक, इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो सकते हैं, व्यक्ति विशेष के अनुसार। ये जो एलिल होते हैं VNTR के अंदर, ये एलिल जो है स्पेसिफिक हो सकते हैं व्यक्ति विशेष के अंदर। और इनकी बहुरूपता भी है, बहुरूपता क्योंकि हजारों लाखों इंडिविजुअल, से ह्यूमंस की बात करें, आज पृथ्वी पर करीब 6 अरब 7 अरब लोग हैं, ठीक है ना। तो इन 6 अरब 7 अरब लोग जो हैं, इनके अंदर जो इनके DNA का 99.9% तो क्या है, सेम है ह्यूमन जीनोम में। लेकिन जो 0.1% का डिफरेंसेज है, वो डिफरेंसेज किसकी वजह से है, इन VNTR की, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स की वजह से ही है। और इन VNTR की, क्योंकि बहुरूपता है, हजारों लाखों की तादाद में इसके रूप हैं, इसी कारण इनको अपन क्या बोलते हैं, बहुरूपी बोल रहे हैं। वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब बदल रहे हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बदल रही है रिपीट। और इसी कारण एक पर्टिकुलर व्यक्ति का DNA प्रोफाइल जो है, उसके आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा किसी और से मैच नहीं करता 100%। नज़दीकी रिश्तेदार है, उनसे वो मैच करेगा, नियरेस्ट मैच करेगा, लेकिन 100% प्रोफाइल मैच केवल आइडेंटिकल ट्विंस का ही करता है, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो एक ही एग से बनते हैं। अदरवाइज जो जुड़वा है
फ्रेटर्नल ट्विंस जो है उन फ्रेटर्नल ट्विंस के में भी 100% डीएनए प्रोफाइल मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी कुछ VNTR जो है वो पॉलीमॉर्फिक होंगे या बहुरूपी होंगे। इसीलिए इनको अपन क्या जो टेंडम रिपीट्स हैं, VNTR नहीं, टेंडम रिपीट्स जो पॉलीमॉर्फिक होते हैं, और इसीलिए इनको अपन वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये एक से दूसरे इंडिविजुअल में क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इसलिए इनका शॉर्ट नाम क्या है, VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। तो वापस इसको समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि टेंडम रिपीट क्या है। टेंडम रिपीट का मतलब है कि कोई बेस क्रम जो है वो बेस क्रम लगातार एक ही क्रम में चलता रहता है। जैसे यहाँ अपन ने देखा ATTG ATTG ATTG, ठीक है ना, ये एक बेस क्रम है 4 बेस पेयर का जो लगातार रिपीट हो रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टेंडम रिपीट बोलते हैं। अब अगर ये टेंडम रिपीट जो है 1 से लेकर 6 बेस पेयर तक की है और जिसकी 5 से 50 तक कॉपी हो सकती है, नंबर हो सकता है, जितने नंबर कितने टाइम तक ये रिपीट हो रहा है, तो वो तो कहलाती है माइक्रो सैटेलाइट, और इनको अपन बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट भी बोलते हैं। यहाँ अच्छी तरह से समझना, क्योंकि आगे अपने STR एनालिसिस जो है उसमें ये काम आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो दूसरा अपने पास में अगर ये टेंडम रिपीट जो है वो 10 से लेकर 60 बेस पेयर तक की हो, और जिसके अंदर भी वो भी 5 से 50 तक के नंबर हो सकते हैं, टाइम हो सकता है, कितने टाइम तक ये रिपीट मिलती है अपन को, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। और इन मिनी सैटेलाइट की अब तक करीब 1000 लोकेशन जो है ह्यूमन जीनोम में खोजी जा चुकी है, जो अलग अलग क्रोमोसोम पर मौजूद है इन मिनी सैटेलाइट के। और ये नॉर्मली मिनी सैटेलाइट है वो सेंट्रोमियर या टीलोमियर के आसपास होती है। जैसे अगर अपन यहाँ इसको देखें, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है ना, और यहाँ पर अपन देखते हैं कि टीलोमियर के पास में यहाँ पर एक मिनी सैटेलाइट मौजूद है, ठीक है ना। तो ह्यूमन जीनोम जो है उसमें अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर करीब 1000 लोकेशंस जो है वो अब तक खोजी जा चुकी है इन VNTR की, इन मिनी सैटेलाइट्स की। और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये सैटेलाइट वेरिएबल हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं अपन, VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। इनको वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो टेंडम रिपीट है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इस व्यक्ति विशेष के अंदर जो एलिल्स है वो एलिल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और इन स्पेसिफिक एलिल्स की वजह से ही ये हर दूसरे आदमी के अंदर एक जैसा नहीं होता, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये कहलाएंगे वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। और इसी को लेकर अपन क्या करते हैं, RFLP का करते हैं। तो ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि शॉर्ट टेंडम रिपीट क्या है, माइक्रो सैटेलाइट क्या है, मिनी सैटेलाइट क्या है, और VNTR क्या है। अब अपन बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की, बहुरूपता की। यहाँ अपन देखते हैं कि जो अपना DNA था उस DNA को उन्होंने क्या किया, जैसे मैं एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एक मर्डर केस है जहाँ पर अपने को क्या मिला, ब्लड इसका स्पॉट मिला। अब वो ब्लड का स्पॉट किसका हो सकता है, या तो मृतक का खुद का हो सकता है या मर्डर करने वाले का हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस सैंपल को लेंगे प्लस मृतक से भी सैंपल लेंगे एक, ठीक है ना। और ये तो 2 सैंपल हो गए, एक तो अननोन सैंपल जो बॉडी के पास से मिला, एक बॉडी से अपन ने लिया जो मृतक का खुद का। अपन क्या करते हैं, अलग अलग एपेंडो ट्यूब्स में उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम डालते हैं, कई सारे मिक्स्ड प्रतिबंधित एंजाइम भी डालते हैं उसके अंदर, ताकि हमें अलग अलग साइज के DNA फ्रेगमेंट प्राप्त हो, टुकड़े प्राप्त हो, ठीक है। और अब इन टुकड़ों को अपन क्या करते हैं, एनालाइज पहले एम्पलीफाई करते हैं, ताकि अगर अपने पास में थोड़ा सा सैंपल हो, मान लो हमें केवल एक खून का धब्बा मिला, ठीक है ना, तो उसके अंदर DNA का कंटेंट कम हो सकता है, तो हम पहले उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं PCR मशीन के द्वारा। हालांकि इनिशियली RFLP जो यूज में लेते थे उसमें PCR मशीन काम में नहीं लिया था, केवल अपने को क्या जो सैंपल मिला था उस सैंपल से मैक्रोमोलिक्यूल या कम से कम 100 बेस पेयर तक का DNA सैंपल चाहिए था। इससे छोटा अगर DNA सैंपल अपने पास में था तो वो RFLP में काम में नहीं आता है। कम से कम 100 किलो बेस पेयर का जो था वो चाहिए था DNA सैंपल। अब इन DNA को क्या करते हैं, पहले फ्रेगमेंट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और फिर उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, और सेम प्रोसेस जो सदर्न ब्लॉटिंग का प्रोसेस था वो सदर्न ब्लॉटिंग का प्रोसेस कर फाइनली अपन क्या प्राप्त करते हैं, बैंड प्राप्त करते हैं।
ठीक है ना। अब अपने पास में अगर अपन ने सैंपल लिया एक तो मृतक का और एक अननोन सैंपल, अगर वो दोनों बिल्कुल सेम बैंड प्राप्त हो रहे हैं, क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि वो सेम इंडिविजुअल है, तो उसकी VNTR जो है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट जो है वो सेम प्राप्त होगी, और सेम की वजह से उसके बैंड भी क्या होंगे, बैंड वो सेम प्राप्त होंगे। तो अपन को ये पता चलेगा कि ये तो मृतक का ही खून है। और अगर वो सेम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट बैंड प्राप्त हो रहे हैं अपन को दोनों लेन के अंदर, लेन फर्स्ट मान लो अपन ने दोनों सैंपल अलग लेन में डाले थे, लेन फर्स्ट और लेन सेकंड के अंदर, तो यहाँ अगर अपन देखते हैं कि लेन फर्स्ट में तो अपन को ये बैंड प्राप्त हुआ, लेन सेकंड में हमें ये बैंड प्राप्त हुए, तो दोनों बैंड अगर अलग अलग हैं, इसका मतलब ये तो मृतक का तो था ही था, और ये या तो उस समय मृतक की बॉडी के पास में था या मर्डर करने वाला हो सकता है। अब इस DNA सैंपल को चेक करने, जो ओरिजिनली अपन ने देखा, इसकी हिस्ट्री के अंदर अपन ने देखा था कि जिस मर्डर केस को सुलझाने के लिए उन्होंने 5000 लोगों का सैंपल कलेक्ट कर उनके बैंड प्राप्त किए थे, और किसी एक व्यक्ति से ये बैंड मैच हुआ था, तो ये पता चल रहा था कि वो व्यक्ति उस समय लाश के पास में मौजूद था। इसी तरह से रेप केस के अंदर अपन देखते हैं कि अगर सीमेन जो है, उस सीमेन में से ये अगर बैंड किसी का मैच हो जाता है तो 100% ये कंफर्म हो जाता है कि इसी व्यक्ति ने रेप किया था। तो ये तो था सबसे पहला मेथड, कौन सा, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है, कि एक तो इसके अंदर DNA अपने को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इंटैक्ट चाहिए, ठीक है ना, और DNA क्या कह सकते हैं उसको, नष्ट हुआ हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर बहुत कम सैंपल हमें प्राप्त हुआ तो ऐसे में RFLP करना मुश्किल होता था। देन समय के साथ अपन देखते हैं कि PCR, कैरी मुलिस ने PCR का खोज की थी। कैरी मुलिस ने सबसे पहले 1983 के अंदर, जिन्होंने PCR मशीन को डेवलप किया था। अपन पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि PCR मशीन क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम DNA के एक छोटे से टुकड़े को या जीन सीक्वेंस को भी क्या कर सकते हैं, लाखों प्रतियां बना सकते हैं इस मशीन के द्वारा। तो PCR एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास में अब DNA सैंपल है और बहुत कम सैंपल है, मान लो ब्लड का एक छोटा सा सैंपल मिला या हमें सीमेन का छोटा सा सैंपल मिला, थोड़ा सा 1-2 बूंद सीमेन की मिली, तो उस 1-2 बूंद के अंदर जो पहले DNA है, उस DNA को हम क्या करेंगे, PCR मशीन के द्वारा एनालिसिस करते हैं, उसकी सैकड़ों प्रतियां प्राप्त कर लेते हैं, ताकि सैंपल खराब होने का चांसेज नहीं रहे। अगर एक पहले अपन ने कोई मेथड रन किया, जेल के अंदर रन किया, और किसी कारण से जेल रन नहीं हुआ तो DNA सैंपल नष्ट हो जाएगा, या किसी कारण से बैंड प्राप्त नहीं हुए तो वो सैंपल तो चला गया। इसलिए पहले सैंपल का क्या करेंगे, PCR के द्वारा एम्प्लीफिकेशन करेंगे, ताकि उसकी सैकड़ों प्रतियां हमें प्राप्त हो जाए, और अब इसका अपन क्या करेंगे, सदन ब्लॉटिंग के द्वारा आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये कहलाएगा PCR एनालिसिस। लेकिन इन दोनों के अंदर ही हम देखते हैं कि मेजर ड्रॉबैक क्या था, चाहे RFLP की बात करें चाहे PCR RFLP की बात करें, इन दोनों के अंदर ही DNA की बड़ी साइज जो है, DNA का बड़ा साइज DNA जो है उसको अपन पाचित करते हैं और सैकड़ों बैंड प्राप्त करते हैं। तो एक तो कम्बरसम जॉब है, दूसरा जरूरी नहीं है कि हमें कंप्लीट DNA मिले ही मिले सैंपल के रूप में। कई बार DNA डैमेज्ड मिलता है, रप्चर्ड हुआ मिलता है, या किसी कारण से वो एनवायरमेंटल में एक्सपोज हो गया DNA, 1-2 दिन बाद हमें मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इंटैक्ट DNA मिलना संभव नहीं होता। वहाँ पर कुछ जीन के टुकड़े ही हमें मिल सकते हैं, DNA के कुछ सीक्वेंस ही हमें मिल सकते हैं। तो वहाँ हम देखते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट एनालिसिस जो है। अब अपन ने अभी बात की थी शॉर्ट टेंडम रिपीट क्या होते हैं, जिसमें 1 से लेकर कुछ बेस पेयर तक, 1 से लेकर 6 बेस पेयर तक के रिपीट्स जो हैं उसकी ही हम अगर प्रोफाइलिंग करें, क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होती है, विशेष होती है। जहाँ हमें पूरे DNA को पाचित करना पड़ रहा था, उसके DNA बैंड निकालने पड़ रहे थे, अगर हम इस मेथड को काम में ले तो इस मेथड में हम केवल जो शॉर्ट टेंडम रिपीट है, उन शॉर्ट टेंडम रिपीट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर अगर अपन डिजाइन कर ले, क्या मतलब हुआ इसको अपन इजीली समझते हैं। शॉर्ट टेंडम रिपीट के अकॉर्डिंग अगर मान लो हमारे पास में ये एक शॉर्ट टेंडम रिपीट है, और इस रिपीट का में प्राइमर जो है, प्राइमर क्या हो गया, शॉर्ट केमिकली सिंथेस अपन ने लैब के अंदर क्या किया, DNA के टुकड़े सिंथेसाइज किए हैं जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे इसका मैंने क्या, A से क्या होता है T से होता है A और C,
ये इस तरह का एक प्राइमर है कि ना। तो ये प्राइमर अगर मैंने डिज़ाइन कर लिया लैब के अंदर, तो अब ये सदैव उन जगहों पर जाकर ही जुड़ेगा। जैसे ये पूरा प्राइमर बना लेता है अपन TAAC। मान लो ये मैंने प्राइमर डिज़ाइन किया कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का, तो इस प्राइमर को जब कभी भी अपन काम में लेंगे तो वो क्या करेगा, ये प्राइमर उन्हीं जगह पर जाकर एनिलिंग करेगा, उन्हीं जगह पर जाकर हाइब्रिडाइज करेगा जहाँ जहाँ पर ये शॉर्ट टैंडम रिपीट उपस्थित है। और चूंकि शॉर्ट टैंडम रिपीट जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है स्पेसिफिक होती है, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर अपन ने इसको किया है तो जहाँ जहाँ पर ये इसे एनिलिंग करेगा, तो हम इस एनालिसिस में केवल क्या कौन से बैंड प्राप्त करेंगे, STR बैंड ही प्राप्त होंगे हमें। अदर डीएनए के कंप्लीट डीएनए की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये जो STR है, इस STR के अंदर जो नंबर ऑफ एलील्स हैं, एलील की साइज़ तो बहुत छोटी है और ये करीब 5 से लेकर 20% तक लोगों में कॉमन होते हैं। अब यहाँ पर भी समस्या हो गई, करीब 5 से 20% लोगों तक में कॉमन STR हो सकते हैं। इसी कारण STR एनालिसिस में हम केवल STR नहीं करते हैं बल्कि मल्टीपल STR एनालिसिस करते हैं। मल्टीपल STR एनालिसिस का मतलब कई सारे STR टुकड़े जो हैं या अलग अलग STR जो है उन STR को हम एक साथ क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनके बैंड प्राप्त करते हैं, जिससे एक्यूरेटली अगर एक सिंगल पर्सन है उस सिंगल पर्सन का DNA प्रोफाइल, एग्जैक्ट DNA प्रोफाइल, यहाँ कुछ समस्याएं थी, इसमें कुछ समस्याएं थी, लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं कि 99.99% तक हम एग्जैक्ट व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं कि ये DNA सैंपल उसी का है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कई बार सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर से हम इन टुकड़ों को पहले एम्पलीफाई भी कर सकते हैं PCR मशीन के अंदर। अगर सैंपल कम है अपने पास में तो पूरा DNA एम्पलीफाई नहीं होकर क्या होगा, पर्टिकुलर बस वो शॉर्ट टैंडम रिपीट ही एम्पलीफाई होंगी और उसी के टुकड़े में या उसी की हमें कॉपी प्राप्त होंगी। तो चूंकि किसी इंडिविजुअल के अंदर 5 से 20% STR जो है वो कॉमन होते हैं, 5 से 20% इंडिविजुअल में STR कॉमन होते हैं, इसीलिए हम करीब मल्टीपल STR एनालिसिस करते हैं ताकि एग्जैक्ट एक साथ कई सारे STR टुकड़ों को लेकर हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उनके बैंड प्राप्त करते हैं। तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है उस इंडिविजुअल की पहचान हम STR के द्वारा कर सकते हैं। अब इन STR प्राइमर्स को अलग अलग देशों के अंदर उनकी एक डेटाबेस लाइब्रेरी बनाई हुई है और इनको मार्कर के रूप में काम में लेते हैं इन प्राइमर्स को। जैसे अगर अपन बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में कोडिस जो है CODIS, कोडिस जो है, इस कोडिस का पूरा नाम होगा कंबाइंड DNA इंडेक्स सिस्टम। कंबाइंड DNA इंडेक्स सिस्टम जो है, इस कोडिक्स के अंदर एक प्राइमर है, कौन सा, DNA 17 लोसाई के ऊपर। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन सा है, DNA 17, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर है कोडिस, ठीक ना। तो ये मार्कर उन्होंने बनाए हैं जिससे, इसी तरह से अगर अपन देखें ऑस्ट्रेलिया में करीब 18 करोड़ जो है मार्कर डिज़ाइन किए हैं, जो उसकी पॉपुलेशन के अंदर या वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मार्कर डिज़ाइन किए हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक है जिसके द्वारा हम केवल और केवल पूरे DNA की बजाय हम पर्टिकुलर शॉर्ट टैंडम रिपीट का एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें से समानता निकालकर, क्योंकि ये भी पॉलीमॉर्फिक होती है, तो उसमें समानता निकालकर पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल की पहचान कर सकते हैं उसके DNA प्रोफाइल के द्वारा। ये तो था कौन सा, शॉर्ट टैंडम रिपीट। नाउ एक और है कौन सा एनालिसिस, AFLP, एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब एम्प्लीफाइड का मतलब क्या हो गया, एम्प्लीफिकेशन करना, फ्रेगमेंट यानी टुकड़े, लेंथ यानी लंबाई, और पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता। जस्ट लाइक RFLP है, या रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, या
एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, दोनों में डिफरेंस क्या है। जहाँ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, जो रेफरेंस होता है इसके अंदर, जो लेन फर्स्ट के अंदर अपन क्या काम में लेते हैं, रेफरेंस काम में लेते हैं। नॉन डीएनए वो किसका अकॉर्डिंग होता है, वेट के अकॉर्डिंग, उसको अपन लेडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो वेट के अकॉर्डिंग लेडर होता है, ठीक है ना। जो साइज है डीएनए का वेट है, साइज है, उसके मॉलिक्यूलर वेट जो है जितने बड़े साइज का होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा होगा। तो RFLP में तो जो लेडर होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के वेट बेस होता है, जबकि AFLP में जो लेडर होता है यानी कि जिसको अपन रेफरेंस के रूप में काम में लेते हैं, संदर्भ के रूप में काम में लेते हैं, लेन फर्स्ट के अंदर नॉन जो है वो कैसा होता है, एलिलिक बेस। ध्यान देना, इसमें तो क्या होता है RFLP में मॉलिक्यूलर वेट बेस्ड, जिसमें केवल नॉन साइज के टुकड़े अपन रन करवाते हैं, जैसे 10 किलो बेस का, 20 किलो बेस का, 30 किलो बेस का। तो अपने पास में जो रेफरेंस लेन है इस तरह से अपन देखते हैं ये वेल बने हुए हैं, और वेल 1 जो है या लेन 1 जो इसमें अपने नॉन डाल रखा है। नॉन कितना, 10 किलो बेस, 10 किलो बेस का, 20 किलो बेस का, 30 किलो बेस का, 40, 50, 60, 70 या कई तरह के अपन देखते हैं 1000 किलो बेस का या 200 किलो बेस का, 300 किलो बेस। आपको समझाने के लिए मैंने लिखा 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कौन सा, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग लेडर, ये तो काम में लेते हैं किसमें, RFLP में। जबकि AFLP किसके ऊपर बेस्ड है, एलिल बेस्ड, यानी कि जो रेफरेंस लेडर होता है वो कैसा होता है, एलिलिक स्पेसिफिक होता है। और इस कारण चूंकि अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पर अपन बात करें एक एलिलिक स्पेसिफिक लोकस की D1S80 अमेरिका के अंदर, या D1S80, ठीक है ना। ये एक लेडर है, मार्कर है जिसको एलिलिक स्पेसिफिक है, ठीक है ना। और इस मार्कर को हम PCR बेस्ड मेथड, ये भी PCR मेथड है जिसमें हम पहले क्या करते हैं, जो सैंपल है उसको एम्पलीफाई करते हैं। किसके अकॉर्डिंग एम्पलीफाई करते हैं, अब अपन एलिलिक बेस के अकॉर्डिंग एम्पलीफाई करते हैं। उसमें मॉलिक्यूलर बेस के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ एलिलिक बेस के अकॉर्डिंग एम्पलीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसको अपन बाद में क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं जस्ट लाइक इसी तरह से। तो डिफरेंस क्या हो गया, चूंकि यहाँ एलिलिक बेस है, एलिल जो है उन एलिल के अंदर हाईली स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये भी इन दोनों की तुलना में सटीक निर्धारण करने के काम में आता है कि हम किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, पहले एम्पलीफाई कर रहे हैं, और उस एम्पलीफाई करने के बाद में उसका फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पता करते हैं कि ये कितनी पॉलीमॉर्फिक है या इसकी बहुरूपता कितनी है। तो ये कुछ ऐसे मेथड थे, RFLP, PCR एनालिसिस, STR एनालिसिस और AFLP, जिसके द्वारा हम DNA के जो है सैंपल जो है उनकी फिंगरप्रिंटिंग या उनकी प्रोफाइल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो काफ़ी डिटेल टॉपिक था, हालांकि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि कई सारी बेसिक चीज़ें इसमें जो है कि उन बेसिक चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि DNA क्या है, DNA किसका बना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये जो सदन ब्लॉटिंग टेक्निक है ये क्या है, PCR मशीन क्या है, जेल को रन कैसे करते हैं, VNTR जैसे मैंने भी समझाने की कोशिश की। तो आप हमारे इनको समझने के लिए एक तो आप खुद स्वयं भी पढ़ें, थोड़ा बहुत अपने बेसिक्स क्लियर करें, और फिर जो हमारे जो दूसरे टॉपिक्स हैं जो पहले अपलोडेड हैं जैसे टूल्स एंड टेक्निक वाला, उसमें हमने इन टेक्निक्स का वर्णन किया है, इन टेक्निक्स को बताया है। तो आप उन वीडियो को भी देखें पहले इन टेक्निक्स को समझने के लिए कि PCR मशीन क्या होती है, सदर्न ब्लॉटिंग क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है, कौन कौन से टूल काम में लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो इन सब को जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक हम डिटेल के अंदर DNA प्रोफाइलिंग या DNA फिंगरप्रिंटिंग को समझ नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो आपको हेल्प करेगा समझने में, और इजी भाषा में, हिंदी भाषा में आपको ये समझाया गया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इम्प्रूवमेंट के लिए इसके अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए बाय।